लेकिन दूसरा सवाल भी अपनी जगह है कि अमेरिका ने तालिबान को गद्दी से क्यों और कैसे हटाया था। अमेरिका के अरबों खरबों खर्च के बावजूद भी तालिबान कैसे बचा रहा, उसकी सत्ता में वापसी कैसे हुई और अब आगे खुरासान क्या करने वाला है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। पिछले साल अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता में आया था तो लोगों को उम्मीद थी कि अब बम बंदूक से आम जनता पर हमला नहीं होगा, क्योंकि हमला करने वाले ही सत्ता में आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि शरीयत लागू होगी, लड़कियों पर कोड़े बरसेंगे, अफगानिस्तान इस्लामिक गणतंत्र बनेगा। काफ़ी कुछ ऐसा हुआ भी, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब वहाँ बच्चियों पर कोड़े की जगह बम फट रहे हैं। और अगर पिछले एक महीने की खबर देखें तो एक स्कूल में करीब 100 बच्चों को बम से उड़ा दिया गया, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां थी। फिर तालिबान के सबसे बड़े धर्मगुरु कहे जाने वाले मुल्ला मुजीबुर रहमान अंसारी को उड़ा दिया गया। इससे पहले अगस्त में भी तालिबान का एक बड़ा नेता मारा गया था। कुछ दिन पहले ही काबुल के एक स्कूल में फिर आत्मघाती बम धमाका हुआ और 40 लड़कियों समेत 53 की मौत हो गई। यानी लगातार मस्जिदों से लेकर स्कूलों तक बम फट रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, और नाम लिया जा रहा है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान कर रहा है। वो हमलों की जिम्मेदारी भी ले रहा है कि तालिबान अल्लाह के रास्ते से भटक गया है, तो इस कारण हम हमला कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले यही आरोप तालिबान गनी सरकार पर लगाया करता था। हालांकि पिछले साल अगस्त में काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में भी आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप का नाम सामने आया था। हमले में 72 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो अब इस खेल को समझिए, इस्लाम भी समझ आ जाएगा और जिहाद भी। असल में साल 2002 में जिस वक्त तालिबान की कब्र अफगानिस्तान में खुद रही थी, ठीक उसी समय काबुल से करीब 3050 किलोमीटर दूर एक दूसरा संगठन जन्म ले रहा था। नाम था आईएसआईएस। जब तालिबान कमज़ोर हुआ तो तब आईएसआईएस मजबूत हो गया। न केवल मजबूत हुआ, बल्कि अरब देशों के बीचों बीच एक ताकत बनकर उभर गया। लेकिन फिर समय ने करवट ली और आज आईएसआईएस ऐसे धड़ाम हो गया और तालिबान एक मुल्क की सत्ता पर कब्जा करके बैठ गया। किंतु एक बार फिर से आईएसआईएस का सबसे खतरनाक गुट इस्लामिक स्टेट खोरासान तालिबान के सामने आकर खड़ा हो गया। ये गुट तालिबान को अपना दुश्मन मानता है। दक्षिण एशिया में इस गुट की पकड़ और नेटवर्क बहुत तेज है। बताया जाता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान खास तौर पर उन लड़ाकों की भर्ती करता है जो तालिबान छोड़ कर आते हैं। इसके अलावा अपने गुट में उज्बेक, ताजिक, चाइना के वीगर और रूसी हिस्से के चेचन्य के युवाओं को शामिल करता है। अब सवाल को छोटा करते हुए पहले खुरासान को समझे। दरअसल खुरासान प्रांत कभी फारसी साम्राज्य का एक ऐतिहासिक क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और पूर्वी ईरान के बहुत से भाग शामिल थे। ईरान में अब भी खुरासान नाम का एक प्रांत है, जो इस ऐतिहासिक खुरासान इलाके का केवल एक भाग है। आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान का सपना है कि वो इस पूरे इलाके को मिलाकर फिर से खुरासान क्षेत्र को जिंदा करेगा। फिलहाल अफगानिस्तान के 2 प्रांतों पर उसने अपनी स्थिति को मजबूत बना रखा है। यानी खुरासान वो संगठन है जो एक साथ कई देशों के नाक में दम कर सकता है। क्या है पूरा माजरा, समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये बात साल 1979 की है। उस समय अमेरिका के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुआ करते थे, जिबिग्नी बेजिंस्की। ये अपने अफगानिस्तान दौरे पर थे। उन दिनों अल कायदा के इस्लामिक मुजाहिदीन सोवियत संघ की देखरेख में अफगानिस्तान में चल रही वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ब्रेजिंस्की ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित खैबर पख्तूनवा इलाके में, जिसे वे केपीके बोलते हैं, अफगानिस्तान से भाग आए मुजाहिदीनों को संबोधित किया और काबुल की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते कहा कि उस तरफ वो जमीन तुम्हारी है, एक दिन वो तुम्हें वापस मिलेगी, तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे घर, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें फिर से वापस मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सच्ची है और खुदा तुम्हारी तरफ है। इस भाषण के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से इन मुजाहिदीनों को हथियार और पैसा भी दिया। लड़ाई को सोवियत संघ के खिलाफ मोड़ दिया। यानी जो इस्लामिक लड़ाके सोवियत सेना के साथ लड़ रहे थे, वो अब सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने लगे। इन मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ को हरा दिया। आगे चलकर इनके ही बीच अफगानिस्तान की सत्ता के लिए गृह युद्ध हुआ और इन्हीं मुजाहिदीनों के बीच से निकला तालिबान, जो आज सत्ता पर काबिज है। लेकिन अब एक समस्या थी, और वो ये थी कि लड़ाके कहाँ से लाए जाए। तो मुल्ला उमर इसके लिए रुख किया मदरसों का, जहाँ मजहबी तालीम
लेते छात्र थे। उमर इन छात्रों से कहता था कि इस्लाम खतरे में है, लोग शैतानियत के साथ खड़े हो गए हैं, सरे बाजार लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। जब इस्लाम ही खतरे में है तो केवल पढ़ाई करने से कुछ फायदा नहीं होगा। इस्लाम के अनुसार समाज बनाने के लिए इस्लाम के ही छात्रों को आगे आना होगा। ऐसा हुआ भी। ऐसे ही प्रोपगेंडा भाषणों के सहारे मुल्ला उमर ने बड़ी संख्या में छात्रों का ब्रेन वॉश करके उन्हें तालिबान के साथ जोड़ लिया। साल 1994 खत्म होते होते तालिबान समूचे कंधार पर हुकूमत करने लगा। अब उस पर नजर पड़ी पाकिस्तान की। उसे तालिबान में पोटेंशियल दिखा। पाकिस्तान को लगा कि अगर वो तालिबान की मदद करके उसे जिता दे तो अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी। तालिबान सत्ता में आकर पाकिस्तानी हितों का ध्यान रखेगा, साथ ही भारत विरोधी उसके एजेंडे को भी सपोर्ट करेगा। अगर इस सब में अफगानिस्तान बर्बाद हुआ तो वो इस पर कब्जा करके इसे अपने 5वें राज्य के तौर पर पाकिस्तान में मिला लेगा। लेकिन इनका एक साथी संगठन अल कायदा उसी दौरान एक गलती कर बैठा। ये गलती थी 9/11 अमेरिका पर हमला करके, जिसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए, अपने साथ लिया और तालिबान पर हमला बोल दिया। अब पाकिस्तान की नीति ये थी कि इस हमले में लादेन मरे या बुश, वो दोनों में खुश, क्योंकि वो तबाह अफगानिस्तान पर फिर आसानी से कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ उल्टा और 6 दिसंबर 2001 को अमेरिका ने काबुल में एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर दिया। तालिबानी काबुल छोड़कर भाग गए थे। अमेरिका की अगुवाई में नेटो देश बम बरसा रहे थे। यानी साल 2000 आते आते अमेरिका ने तालिबान को काफी हद तक पीछे धकेल दिया था। लेकिन इसी दौरान यूएस आर्मी की 11 महीने की कैद के बाद दिसंबर 2004 में अबू बकर अल बगदादी नाम के एक आतंकवादी को रिहाई मिली। बाहर आकर बगदादी ने अल कायदा इराक नाम का संगठन बनाया और उसका चीफ बन गया। साल 2006 से ही बगदादी इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लग गया था, मगर तब न उसके पास पैसे थे, न कोई मदद और ना ही लड़ाके। अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी तब तक वो इराकी सरकार को बर्बाद कर चुकी थी। सद्दाम मारा जा चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो इराक में खाली सत्ता छोड़ गए थे। तब बगदादी ने अल कायदा इराक का नाम बदलकर नया नाम ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख लिया था। यहाँ इसके साथ एक बड़ी सफलता भी मिली और ये थी कि सद्दाम की फौज से बेरोजगार हुए सैनिक अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे थे, लेकिन हथियार चलाने के अलावा कोई दूसरा काम उन्हें नहीं आता था। बस इन पर बगदादी की नज़र गई और बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। अब समस्या ये आई कि लूट कहाँ मचाई जाए, क्योंकि इराक तो बर्बाद था। इसके लिए बगदादी को अब एक संपन्न देश की तलाश थी। खैर, तलाश पूरी हुई। उन दिनों इराक के एक पड़ोसी देश सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध का कारण यह था कि सीरिया में प्रजा सुन्नी और शासक शिया था। बस बगदादी के सुन्नी इस्लामिक संगठन को यहाँ मौका नजर आया और उसने अपना काफिला सीरिया की तरफ मोड़ दिया। उन दिनों अल कायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहाँ के दो सबसे बड़े सुन्नी गुट थे, जो सीरियाई राष्ट्रपति असद की सेना से मोर्चा ले रहे थे। पहले 4 साल तक सीरिया में बगदादी को कोई कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता इस दौरान उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया। सोचा नाम बदलकर ही किस्मत खुल जाए। ऐसा होते होते जून 2013 आ गया। इस महीने फ्री सीरियन आर्मी के एक जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया से अपील की कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वे बागियों से अपनी जंग 1 महीने के अंदर हार जाएंगे। इस अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी। इन देशों ने बाकायदा सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया और बस यहीं से ISIS के दिन पलट गए। इतनी बड़ी संख्या में हथियार और सेना लेकर बगदादी ने सीरिया पर कब्जे के साथ इस्लाम का खलीफा बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। अब वो अल्लाह का निजाम दुनिया पर कायम करना चाहता था। इसके लिए ब्रेन वॉश चल पड़ा। यूरोपीय देशों के मुस्लिम, अमेरिकी, यहाँ तक कि भारत से भी उत्साहित मुसलमान बगदादी की सेना का हिस्सा बनने लगे। इसी दौरान बगदादी ने अपनी एक शाखा अफगानिस्तान में खोल दी। बगदादी ने इसे नाम दिया खुरासान शाखा। इसमें ब्रेन वॉश की गई महिला जिहादी भी शामिल हो गई। भारत से भी कई हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मुस्लिम बनाकर अफगानिस्तान की खुरासान शाखा में भेजा जाने लगा।
खुरासान शाखा अब काबुल पर अपना कब्जा चाहने लगी थी, जो तालिबान को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि तालिबान को सत्ता में ये सीधी चुनौती थी। साल 2019 में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तालिबान, अमेरिका और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने मिलकर एक साथ मोर्चा खोल दिया, जिससे पूर्वी अफगानिस्तान में आईएस खुरासान को अपना मजबूत किला गंवाना पड़ा। यानी अमेरिका और अफगान आर्मी जो तालिबान से लड़ रहे थे, इस मामले में तीनों एक हो गए और खुरासान पर हमला बोल दिया। उधर अमेरिका का खुरासान पर हमला जारी था, तो दूसरी तरफ 27 अक्टूबर 2019 को बगदादी भी मौत की नींद सुला दिया गया। बगदादी की मौत के साथ मध्य एशिया में आईएसआईएस के दुर्दिन शुरू हो गए, लेकिन यहाँ से तालिबान मजबूत हो गया, इतना मजबूत कि उसने अफगानिस्तान की सत्ता पर ही कब्जा पा लिया। सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में अब तालिबान के लड़ाके भी बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें दीन के लिए लड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता था। तो उन बेरोजगार लड़ाकों को आईएसआईएस खुरासान ने अपने साथ ये कहकर मिला लिया कि तालिबान अल्लाह के रास्ते से भटक गया है। नतीजा आज अफगानिस्तान भी उसी कगार पर खड़ा है जहां वो 2 दशक पहले था, मजहबी कट्टरता, हिंसा, भय और दिशा शून्यता के साए में। अब जैसे ही खुरासान मजबूत हुआ, तो दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती फिर से गाढ़ी हो चली। अमेरिका फिर पाकिस्तान को पैसे देने शुरू कर दिए। इससे खुरासान को कितना फ़ायदा होगा और तालिबान को कितना नुकसान, ये सवाल अपनी जगह खड़े हैं। लेकिन दूसरा सवाल भी अपनी जगह है कि अमेरिका ने तालिबान को गद्दी से क्यों और कैसे हटाया था। अमेरिका के अरबों खरबों खर्च के बावजूद भी तालिबान कैसे बचा रहा, उसकी सत्ता में वापसी कैसे हुई, और अब आगे खुरासान क्या करने वाला है।